नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी टेक जोन में। जैसा कि पता है, इस सेशन में हम एसएससी जेईई 2012 2010 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली बार 2011 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इस बार एसएससी जेईई 2010 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एलॉय में, जर्मन सिल्वर धातु में, मिश्र धातु में पाई जाने वाली सिल्वर की मात्रा कितनी होती है। तो सिल्वर जो जर्मन सिल्वर बनाया जाता है उसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें सिल्वर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें किससे बना होता है मिलकर, तो कापर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कापर, जिंक और निकल से बना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो कापर की मात्रा होती है। लगभग 60% कापर होता है। कितना होता है? लगभग 60% कापर होता है। कितना? यहाँ आप देख सकते हैं, जर्मन सिल्वर में कापर 60% होता है, निकल 20% होता है, 20% जिंक होता है। क्या होता है? कापर प्लस निकल प्लस जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि CII द्वारा अगस्त में मेड इन इंडिया प्रदर्शनी निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। तो यह उस समय 2010 से रिलेटेड यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका यह उस समय कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। खैर, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु क्या होती है। तो मानव शरीर का जो दांत होता है, दांत के ऊपर एक इनेमिल होता है जो कठोर पदार्थ होता है। तो वही सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। रीजन बताना है कि भारतीय खाद्य निगम है, उसकी स्थापना किस कार्य के लिए किया गया है, उसका क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य देखते हैं, अन्न प्राप्त करने, अन्न भंडारण करना, अन्न की आयात करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1965 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ है? मुख्यालय चेन्नई में है। और इसका पहला कार्यालय थंजावर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? इसका प्रथम कार्यालय थंजावर में खोला गया था। तो यह क्वेश्चन CGL 2019 में आ चुका है। यह क्वेश्चन CGL 2019 में आया और पूछा है कि FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है इसका मुख्यालय। थंजावुर को क्या बोलते हैं? तो थंजावुर को चेन्नई का चावल का कटोरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तापमान पर जल का सबसे अधिक भार होता है। तो किसी भी चीज़ जो पदार्थ होता है उसका अधिकतम भार कब होता है, अर्थात भार का मतलब यहाँ का हो डेंसिटी से मतलब हो गया। तो अधिकतम डेंसिटी कब होगी? तो अधिकतम डेंसिटी तब होगा जब आयतन सबसे कम होता है। तो क्या होता है? डी बराबर आयतन बराबर होता है मास बटा में डेंसिटी बराबर m/v होता है, मास बटा में आयतन। तो जब आयतन कम होगा तो उस समय हमारा डेंसिटी अधिकतम होगा। डेंसिटी अधिकतम होगी तो हमारा भार अधिकतम होगा। तो जल का जो आयतन होता है, जल का आयतन सबसे कम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। तो उस समय भार भी सबसे अधिकतम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाते हैं, क्या होता है? जब जल के तापक्रम को हम बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में शुरू में कमी होती है। क्या होता है? क्या होता है? जब हम जल के तापमान को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो उसके तापमान में उसके जो आयतन होता है, आयतन में कमी होती है। 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन में कमी होती है, फिर उसके ऊपर जाता है तो आयतन फिर बढ़ने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर।
तो जल के साथ क्या होता है, जल की जो प्रसार होता है असामान्य होता है। क्या होता है, असामान्य प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह इस औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो यह 1971 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1971 में शुरू किया गया था। और 1971 में और क्या हुआ था, में शिमला जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला युद्ध हुआ था। और 1972 में 1972 में जो इंदिरा गांधी और वहाँ के जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच शिमला समझौता किया गया। कब किया गया, 1972 में। और युद्ध कब हुआ था, 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव होता है। तो अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव किस पे होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। अब ऑप्शन बोला कीमतों को बढ़ाने के लिए, कीमतों को घटाने के लिए, आय को स्थिर रखने के लिए, कीमतों को स्थिर रखने के लिए। तो अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर यह हमारे जो वस्तु होते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। क्या डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब केंद्र द्वारा जो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, सीमा शुल्क पर लगाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लगाया जाता है, सेवा कर पर लगाया जाता है, केंद्रीय बिक्री कर पर लगाया जाता है, केंद्रीय व्यापार कर पर लगाया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर, स्टाम्प, पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन कर और विज्ञापन कर, विद्युत कर आदि के रूप में वसूला जाता है। तो जब सपोज हम परिवहन की अगर बात करें, परिवहन की अगर हम बात करते हैं, परिवहन की हम जब बात करते हैं तो हम अगर ज़्यादा मटेरियल लाते हैं, ज़्यादा मटेरियल हम लेके जाते हैं, तो हमारा परिवहन अगर हमारा एक ट्रक को ले जाने के लिए हमको 100 रुपया मूल्य जाता है। हाँ, अगर हम 100 वस्तु लेके जाते हैं तो उस पर हम परिवहन कर अगर जोड़ के बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, कम से कम अपना 100 वस्तु है, 100 वस्तु पर एक वस्तु पर हम 1 रुपया जोड़ देंगे उसके परिवहन शुल्क की वजह से। अगर यही हम ज़्यादा वस्तु लाते हैं, 1000 वस्तु लाते हैं, तो हमारा कितना जोड़ेंगे, 0.1 जोड़ देंगे। तो अगर 1000 वस्तु लाई जाएगी तो उसमें 100 रुपया को 1000 भागों में बांट दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.1 रुपीज हो जाएगा। तो ये हमारा है, इस पर एक वस्तु पर कर हो जाएगा। तो अर्थात हम यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के ये आता है कि जो हमारा वस्तु का जो कर रहता है कीमतों को स्थिर रखने का भी कार्य करता है। जो अप्रत्यक्ष कर रहता है वह कि वस्तु की कीमत को भी स्थिर रखने का कार्य करता है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया। अप्रत्यक्ष कर का प्रयोग कीमतों की स्थिर रखने के लिए भी किया जाता है। जो कीमत है उसको स्थिर रखने के लिए भी किया जाता है। कीमत में हमेशा उतार चढ़ाव ना हो, तो एक फिक्स रहे। और ज़्यादा अगर कीमत बढ़ता है तब तो कीमत में परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़ी बहुत अंतर आए तो उस समय हमारा कीमत स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काट कर बनाया गया है मंदिर, उसका श्रेय किसको जाता है। तो उसका श्रेय किसको जाता है, एलिफेंटा यह कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। यह कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसको इस बनाने का जो श्रेय किसको जाता है, तो इसका बनाने का श्रेय किसके जाता है, तो ये बनाने का श्रेय इसका चालुक्यों को जाता है। किसको जाता है, चालुक्यों को जाता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ के गिर्द आसपास कसकर एक लपेटे हुए कागज को ज्वाला में रखा गया है। तो कागज क्या होगा, बोल रहा है कि पीतल की एक नली है। क्या है, एक पीतल की एक नली है और उसके लकड़ी के हैंडल है। यहाँ पे ये मान लीजिए इसका लकड़ी का हैंडल है, यह पीतल की नली है और ये हैंडल हो गया। क्या हो गया, ये हैंडल हो गया। इसके गिर्द पर लपेटे हुए कागज़ को ज्वाला में रखा गया है। इसको लपेट के कागज़ में ज्वाला में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, ज्वाला में रखा गया है।
ज्वाला में रखा गया है तो क्या होगा, यही पूछ रहा है कि तत्काल आग पकड़ लेगा या अथवा कहीं से भी आग नहीं पकड़ेगा, या पीतल की नली के गिर्द जलेगा। फिर नीचे एक और क्या दिया ऑप्शन कि लकड़ी के हैंडल के गिर्द जलेगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, कहीं से भी नहीं जलेगा। क्या होगा, कहीं से भी नहीं जलेगा, क्योंकि जो पीतल होता है, पीतल भी ऊष्मा का कुचालक होता है और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक तो होता ही है। तो अगर यह दोनों ऊष्मा के जब कुचालक हैं तो इसमें आग नहीं पकड़ेगा। जो कागज़ लगाया गया है तो कागज़ पे आग नहीं पकड़ेगा। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि पीतल की एक नली और उसके लकड़ी के हैंडल के जोड़ के गिर्द आसपास कसकर लपेटे हुए कागज़ को ज्वाला में रखने पर कागज़ से भी नहीं जलेगा, कहीं से भी नहीं जलेगा, क्योंकि पीतल और लकड़ी दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पीतल किससे बना होता है, यह मिश्र धातु है, तो यह किससे बना होता है, कापर और जिंक से बना होता है। किससे बना होता है, कापर प्लस जिंक से बना होता है। कापर और जिंक, कापर कितना होता है तो कापर 70% होता है और जिंक 30% होता है। अगर यही हम कापर जिंक और निकल इसमें डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, जर्मन बन जाता है। क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बन जाता है, जहाँ परसेंटेज हमारे क्या हो जाता है, कापर का परसेंटेज 60% होता है और 20% निकिल और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस दल के वस्तुतः जनसाधारण राजनीति दल के बदलने कांग्रेस दल को वस्तुतः जनसाधारण का राजनीतिक दल में बदलने के लिए पहली बार संगठनात्मक परिवर्तन किया गया था। कब किया गया था, तो यह परिवर्तन 1920 में किया गया था। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। कब किया गया था, 1920 में किया गया था। कांग्रेस के वस्तुतः जनसाधारण का राजनीतिक दल में परिवर्तन का कार्य दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 दिसंबर में, तो उस समय इसका प्रारंभ हुआ था। 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में दिल्ली के दरबार का आयोजन हुआ था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और इसी समय हम क्या किया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की बात कही गई। और 1912 तक इसको पूर्णतः क्या हुआ, इसको पूर्णतः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया भारत का राजधानी को। मार्च 1918 में क्या हुआ था, तो मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किया था। क्या किया था, मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किया था। 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 अप्रैल में अग्रसेन ने क्या किया था, अग्रसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए अस्थायी क्रांतिकारी का गठन किया था। क्या किया था, अस्थायी क्रांतिकारी का सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1996 के तहत, किसके 1986 के तहत, 96 नहीं 86 के तहत जो बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वनों की रक्षा में वृद्धि करना, वन तथा विरल पशुओं की वृद्धि का रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था कि उद्देश्य उसके निम्न थे। क्या थे उसके उद्देश्य, निम्न थे। क्या करना था, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना, पर्यावरण कार्य मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन में नियमों को कार्यान्वित करना था। मानव प्राणियों, जीवों, वनों की रक्षा करना एवं विरल पशुओं की वृद्धि करना, अर्थात जो विलुप्त के स्तर पर पहुँच रहे हैं वैसे पशुओं का संरक्षण करना। विद्यमान कानून के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच का समन्वय करना। क्या था, उनके क्रियाकलाप जो थे उनके बीच समन्वय करना था। परमाणु विस्फोट में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है, अर्थात बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज होती है। किस कारण से यह ऊर्जा रिलीज होती है, अर्थात यह बताना है आपको किसके कारण ऊर्जा रिलीज होती है। तो इसका क्या होता है, इसमें जो परमाणु क्या है, परमाणु
विस्फोट में क्या होता है, जब परमाणु विस्फोट किया जाता है तो इसमें क्या होता है, आइंस्टीन ने बताया था E = mc², अर्थात हम इसमें बताएं, इन्होंने बताया कि यदि हम m द्रव्यमान के अगर परमाणु है या द्रव्यमान है या पिंड है उसको हम खोते हैं तो हमको m×c जहाँ क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, सूर्य के प्रकाश की गति होती है, उसके दोगुन, उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर हमारी क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो मास होता है, मास का द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनता है, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब परमाणु विस्फोट होता है तो उस समय विखंडन होता है या फिर परमाणु विखंडन होता है, फ्यूजन बोलते हैं जिसको, तो उस समय क्या होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण अपार ऊर्जा क्या होती है, जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेसबॉल में हल, यहाँ हल ना होकर हर क्या होगा, प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में एक जो टीम होती है उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। और जो वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक पक्ष में, तो एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में, हॉकी में, और हॉकी हुआ, क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध एक उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है, दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। किसका है, यह पायस का एक उदाहरण है। किसका है, यह इसे पायस का उदाहरण है। इसमें जो प्रक्षेपण और प्रावस्था होता है दूध में, क्या होता है, दूध में जो होता है, दूध में जो प्रक्षेपण प्रावस्था होता है, उसमें दूध में प्रक्षेपण प्रावस्था क्या होता है, क्रीम होता है। क्या होता है, क्रीम होता है। और जो प्रक्षेपित माध्य क्या होता है, उसमें तो पानी होता है। क्या होता है, दूध और क्रीम में पानी की वसा के बूंदों को चारों ओर रहता है। यह एक तेल का पानी में पाषण है। किसका है, तेल में एक पानी के पाषण का यह उदाहरण हो जाता है। हमारा जो दूध क्या है, तो दूध हमारा एक विलयन नहीं होता है, ना ही मिश्रण होता है। यह क्या, एक पायस होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है, पायस होता है, मिश्रण नहीं बोलेंगे इसको। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई है, भारत की जो ऊपर से नीचे है, क्या उत्तर दक्षिण जो लंबाई होती है यह कितनी होती है। तो कितनी होती है, यह 3212 है। कितना है, यह 3212 है। और जो हॉरिजॉन्टली है, ईस्ट टू वेस्ट है, यह कितना है, 2900, कितना है, 2933 है। यह 2933 है। कितनी है, 2933 है। और जो ऊपर से नीचे है, उत्तर से क्या है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214 है। यहाँ 12 नहीं को 14 होगा, नहीं 3214 है। और जो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो 2933 है। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण पूछा है तो यहाँ हमारा सही आंसर 3214 हो जाएगा। यहाँ आंसर 3200 दिया तो 3200 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना दिया है कि जो ऊपर सबसे क्या होता है, कश्मीर होता है, और नीचे यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है, कन्याकुमारी होता है। और जो हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं तो यहाँ क्या होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है। और यहाँ हमारा क्या होता है, हमारा गुजरात का कच्छ होता है। क्या होता है, गुजरात का कच्छ होता है। हॉरिजॉन्टली कितना हो गया, तो यह 3214 हो जाता है। कितना, 3214। यह वर्टिकली हो जाता है। हॉरिजॉन्टली कितना हो जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, तो यह हमारा 2933 होता है। कितना होता है, 2933 होता है। अगर हम अक्षांशीय देशांतर पे बात करें तो हमारा जो भारत है यह 80 डिग्री 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कितने है, यह अक्षांश में है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर अक्षांशीय और देशांतरीय बीच विस्तार की बात की जाए तो लगभग 30 डिग्री होता है। कितना होता है, लगभग 30 डिग्री होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
पुस्तक साहिब हु लव्ड इंडिया, क्या है, साहिब हु लव्ड इंडिया नामक की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत, कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह है। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या बनता है? हमारा सही आंसर ए बनता है। क्या बनता है? सही आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिजीत सिंह समिति की सिफारिश पर के अनुसार थोक बिक्री कीमत सूचकांक, क्या है, थोक बिक्री कीमत सूचकांक के लिए एक नया आधार वर्ष कौन सा है? तो इसके लिए नया आधार वर्ष कौन सा उस समय नियुक्त बना किया गया था? तो उस समय हमारा 2003 और 2003 से 2005 तक रखा गया था। क्या रखा गया था? थोक मूल्य के आधारित मुद्रास्फीति के माप के लिए केंद्र सरकार ने थोक मूल्यांक सूचकांक सितंबर 2010 में जारी किया। कब की जारी किया था? 2010 में जारी किया था। अभिजीत सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर सूचकांक का आधार वर्ष कौन रखा गया था? 2004-5 रखा गया था। क्या रखा गया था? 2004-5। तो इससे पूर्व आधार क्या रखा गया था? तो 93 और 94 रखा गया था। इससे पहले क्या रखा गया था? 93-94 और सबसे रखा गया था। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका राजश्री थी। कौन, सॉरी, प्रभावती थी। कौन थी? गुप्त काल के सबसे प्रभावशाली महिला शासिका कौन थी? तो गुप्त काल के सबसे प्रभावशाली महिला प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती थी। तो हमारा सही आंसर कौन सा बनता है? हमारा सही आंसर सी बनता है। कौन सा बनता है? सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में किसी निकाय का भार क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में किसी निकाय का भार हमारा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्योंकि भार को W से अगर प्रेजेंट करें तो W बराबर M/A हो जाता है। क्या होता है? M/G होता है। क्या होता है? M/G होता है। जबकि पृथ्वी की जो केंद्र पर होता है, पृथ्वी की के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? G का मान शून्य हो जाता है। इसलिए हमारा द्रव्यमान क्या भार क्या हो जाएगा? हमारा भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। हमको याद रखना है क्या शून्य होता है? भार शून्य होता है। क्या शून्य होता है? भार शून्य होता है, वेट शून्य होता है। तो हमारे यहाँ सही आंसर डी बनता है। क्या बनता है? डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं, तो क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पर आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, आपको ये बताना है। क्या बताना है? क्या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? बोला है कि दो जो तारे हैं विपरीत दिशा में उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर हम मानते हैं यह तार एक ए है, यह एक तार बी है, यह एक तार सी है। क्या है? एक तार सी है। इसमें धारा की प्रवाह इधर हो रही है, इसमें धारा की प्रवाह इधर हो रही है, और इसमें धारा की प्रवाह इधर हो रही है। इसमें तो जिधर तीर का दिशा दिखाया गया है उधर धारा की प्रवाह उस दिशा को दिखाता है। अगर इसमें धारा की प्रवाह दिखा रहा है और हमको पता है कि अगर किसी भी तार में अगर धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज को जो है क्या बोलते हैं? अगर जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम निगेटिव मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे तो हमारा इसके इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इधर निगेटिव क्या होगा? निगेटिव ऋणावेश। इधर क्या होगा? हम जो मान लेंगे कि इधर किस प्रकार का है, जो चुंबक का है उधर इधर माइनस है और इधर क्या है? प्लस हो जाएगा। फिर अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इधर हमारा माइनस हो जाएगा। इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, फिर इधर एंटी क्लॉक इधर प्लस हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम
एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज हम घुमाएं, क्लॉकवाइज इधर घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा इधर। जो क्षेत्र को अगर हम जो एस उत्पन्न होता है, एन उत्पन्न होता है, एस और एन उत्पन्न होता है, और जब भी अगर हम इसको करते हैं तो हमारा जो एस और एन जो होता है समान जब होगा तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत जब अलग अलग होंगे तो इसमें आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होता है, इसमें आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, इधर एन हो जाता है, एक इन हो जाता है, इधर एस होता है। क्या होता है, एन होता है, एस होता है। हमारे ऐसे होता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, माइनस होगा इधर होता है। अगर हम इसको क्या करें, हाँ थोड़ा सा फिर से देखते हैं। एक दिशा ये होगी, एक दिशा ये हो जाता है, एक दिशा ये हो जाता है। अगर हम मानते हैं कि क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं तब इसमें क्लॉकवाइज में हम क्लॉकवाइज को माइनस मान लेते हैं, तो इधर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर क्लॉकवाइज को इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। फिर इसको अगर घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज को प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है हमारा। हमारा यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ सही आंसर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि अगर इनकी दिशा विपरीत है तो इधर अगर प्लस होता है तो इधर इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और जब यहाँ सामान्य हो जाता है तो जब सामान्य होगा तो हमारा प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, हमारा सामान्य हो जाने की वजह से प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा सही आंसर ए बन जाता है। जब दोनों विपरीत दिशा में हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। यही अगर सामान्य दिशा में दोनों चलती हैं तो दोनों तार आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोनों तार आपस में पास आने की कोशिश करेंगे। और यही अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये दोनों तार एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्या होंगे, एक दूसरे को दूर हटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है कि विद्युत धारा जब बहती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः बनते हैं। जब दो विपरीत दिशाएं प्रवाहित धारा वही चाल पास लाए जाए तो उत्पन्न बल रेखाएं समान प्रकृति और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न करती हैं, जिससे मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो किस एक्ट द्वारा जो द्वि प्रणाली अपनाई गई थी, तो यह 1935 में यह लाया गया। कब लाया गया, 1935 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1935 अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया, क्या क्या लगाया गया, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। और इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करी गई। कब करी गई, 1935 में। जो राज्य में द्वैध प्रणाली होती थी उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और 1919 में क्या किया गया, अधिनियम द्वारा प्रांतों के द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1919 में द्वैध शासन के प्रांतों में स्थापना की गई थी। और 1935 में क्या किया गया, प्रांतों के जो शासन द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन ला दिया गया। 1909 को अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था, तो 1909 में किया गया था। 1919 में क्या किया गया था, द्वैध शासन की स्थापना की गई थी प्रांतों में। 1935 में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कब की, द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में की गई। महारौली लौह स्तंभ शिलालेख का राजा चंद्र की पहचान इतिहासकारों ने किसके साथ की है। तो इन्होंने किसके साथ की थी, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के साथ की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किसके साथ की है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे यह
किससे मतलब बिलोंग करते हैं, तो यह गुप्त वंश के शासक थे। तो किस वंश के शासक थे, तो यह गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।